हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 लासा की ओर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वीडियो में हमने राहुल सांस्कृताई जी के जो इस पाठ के लेखक हैं उनके परिचय को हमने जाना था, और इसके साथ साथ हमने पाठ परिचय और लासा के बारे में यानी वहाँ की थोड़े जनजीवन के बारे में थोड़ा परिचय में जान लिया था। आगे हम पाठ पढ़ते हैं और आगे जो हम पाठ में आने वाले जो भौगोलिक क्षेत्र है तिब्बत का, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि वह यानी लासा जो है वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपोंग का जो रास्ता जब खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, और ये व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो इसके साथ देखा कि नेपाल नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने होते हैं। हमने भी जाना था कि आखिर यहाँ पर ऐसी चौकियाँ किले क्यों बनाए होते थे, बॉर्डर का क्या मतलब होता था। कभी जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती है, चीनी यानी चीनी सेनाओं की जो पलटन यानी सैनिक वहाँ रहा करते थे। लेकिन जब थोड़े समय बाद, जब आज हम आगे बात करते हैं, फिर उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है तो वहाँ पे सैनिक जो है बदल जाते हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान घिर चुके हैं। घिर चुकने का मतलब वहाँ से है कि कहीं वहाँ पे जो है वही बहुत से फौजियों के मकान बन चुके हैं। घिर चुके मतलब वहाँ पे बस चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब यानी वहाँ के रास्तों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इसी चीज़ की गतिविधियाँ देखते हैं कि हम यहाँ महसूस कर पाते हैं कि कितने सारी चीज़ें रास्ते वहाँ बने हुए हैं और उनमें हमको चीज़ें दिखाई पड़ती है। जो दुर्ग बनाए गए थे यानी जो किले बनाए जाते थे, दुर्ग बनाए जाते थे, तो उनके किसी भागों में हमको किसानों का बसेरा मिलता है। यानी कुछ किसानों ने अपना वहाँ क्या बना लिया है, घर बना लिया, और आसपास उनकी ज़मीनें खेत वगैरह है, और इस कारण से वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। यानी जैसा हम एक बस्ती टाइप का मान सकते हैं, उस तरीके से हमारे को वहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा ही एक परित्यक्त एक चीनी किला भी था, यानी ऊपरी भाग पर बसा हुआ एक चीनी किला था, क्योंकि कुछ समय पहले जहाँ चीनी पलटन रहा करती थी उन्होंने किले का निर्माण किया था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तिब्बत में यात्रियों के बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। अब देखिए, ऐसी जब ये जगहों की जब हम यात्राएं करते हैं, विशेष तौर पर जब पहाड़ी क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं, तो कुछ दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक तो काफ़ी जो जगह होती है, जैसे हिमालय की जब हम बातें करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकतर बातें होती है, तो वहाँ देखते हैं काफ़ी ऊंचाई पर बने होने के कारण बहुत सी चीज़ें, संसाधनों का वहाँ पर क्या रहता है, अभाव सा पाया जाता है। तो ऐसी दिक्कतों के साथ जो है यात्रियों को ऐसी जगहों की यात्राएं करनी पड़ जाती है। तो जो हम चीज़ों के आदी होते हैं, यानी हम खाने पीने या बहुत सी चीज़ों के, वहाँ उन सुविधाओं का अभाव सा रहता है। क्योंकि ऐसी जगह पर एक तो देखिए कि यातायात भी बड़ा कठिन से होता है, और दूसरा हम देखें कि व्यापार के क्षेत्र से भी वहाँ की जो व्यापारिक चीज़ें होती है, गतिविधियाँ होती है, वो काफ़ी भिन्न भी होती है, बहुत कम स्थिति में भी होती है। तो ऐसी जगहों पर हम जब जाते हैं तो हम वहाँ की जो सुविधाएं हमें जो मिल पाती है, केवल उन्हीं का ही उपयोग कर पाते हैं। तो लेकिन वास्तव में देखें तो हमारा वहाँ का उद्देश्य मुख्यतः रहता है कि वहाँ की जगहों का जो हम आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। नए औरतों ने पर्दा ही करती है। यानी हम देखें कि जहाँ हमारे यहाँ सामान्यतः समाजों में जो ये चीज़ें, जो ये रीति रिवाज जो प्रचलित होते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए घातक होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी रीति रिवाजों में जैसे जाति पात का, छुआछूत का ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। दूसरा, जहाँ यहाँ पर औरतों में जो पर्दा प्रथाएँ जो भी आज के समय भी कुछ जगहों पर या कुछ परिवारों में प्रचलित है, वहाँ ऐसी कोई चीज़ें प्रचलित नहीं होती थी। यानी औरतों को भी वहाँ स्वतंत्र रहने दिया जाता था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि वहाँ पे जो है कि थोड़ा उन भिखमंगे लोगों से थोड़ा उन्हें डर भयभीत रहता है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से पहले आहत हो चुके हैं। इस कारण से वे उन्हें भीतर नहीं आने देते, और बाकी सामान्य जो लोग हैं वे घर के बिल्कुल भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी आप घर की बहू या सासू की अपनी झोली में चाय दे सकते हैं।
वे आपके लिए उसे पका देगी। यानी यात्राओं के लिए देखिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसी सुविधाएं देते हैं। अगर आपके पास चाय बनाने के लिए पात्र नहीं है तो आपके पास जो साधन है उन साधनों से वे आपको आपके लिए चाय बनाकर दे दी। और इसके लिए ज़रूर नहीं है कि वहाँ पे कोई पुरुष घर में मौजूद हो, अगर वहाँ उनकी बहू या महिला भी घर में मौजूद होती है तो वे भी आपके लिए चाय बनाकर दे सकती है जब आप बिल्कुल अपरिचित हो, यानी आप नए हो, यात्री हो। तो मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वे चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, यानी जिसे खोटी कहा जाता है वहाँ की भाषा में, रख के आपको दे देगी। यानी देखिए इतने ही मतलब कि वहाँ की सभ्यताओं के या वहाँ के लोगों में देखिए कि यानी बाहरी व्यक्ति से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यानी यात्रियों के लिए वे कितने मतलब सजग रहते हैं, कितने उनके लिए सम्मान रखते हैं कि अपरिचित होने के बावजूद भी उनके लिए चाय जैसी चीज़ों का प्रबंध कर कर रखने को भी वे तैयार रहते हैं। तो यानी वहाँ पे किसी प्रकार का आपको डर नहीं लगता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। यानी ये सुविधा भी आपको उन ऐसे परिवारों में प्राप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो है तिब्बत के अंदर कि अगर उस समय जो वो की घटना जो हमें परिचित करवा रहे हैं कि यानी कि आप खुद जाकर वहाँ पर जो है अगर आपको डर लगता है कि आपका सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद भी जाकर चाय में मथ कर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए नमक मक्खन जो है कि चाय के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर चाय पत्ती, चीनी इत्यादि डालकर या मसाला डालकर हम बनाते हैं। तो कहीं पर जहाँ अलग अलग जगह होते हैं वहाँ पे चाय के हमें अलग अलग स्वाद भी देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हम जो हिमालय के श्रेणियों की जहाँ बात करते हैं, पर्वतों की जहाँ बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चाय के लिए जो साधन होते हैं उन्हीं का उपयोग करके वो चाय को बनाते हैं। आगे देखें, परित्यक्त चीनी किले से जब हम निकलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया था। हमने वे दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिलती है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार तिब्बत की यात्रा की थी तो उस समय उन्होंने एक भिखमंगे के वेश में वहाँ की यात्रा की थी, क्योंकि उस समय उसको वहाँ पर रोका नहीं जाता था। और जब इनके लिए वहाँ पर जाने के लिए जब अपना समय अनुकूल लगा तब एक यात्री के रूप में वहाँ जाते हैं और यात्री के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। हम ये ना देखें कि वे भिखमंगे के रूप में, यहाँ पर वे एक यात्री के रूप में क्या कर रहे हैं, यात्री कर रहे हैं। जो उनके एक साथी है सुमति, उसका जिक्र किया जा रहा है कि वो वहाँ का परिचित व्यक्ति है। तो एक जगह का नाम वर्णन आया था यहाँ पे थोला के। तो उस गांव में जहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे जो सुमति है और उसका मित्र, उसके कुछ जान पहचान के आदमी मिलते हैं। तो वहाँ पर भिखमंगों के लिए भी ठहरने की अच्छी जगह मिलती है। और इन्होंने जिक्र किया जब 1930 में वहाँ की यात्रा की तो उसके 5 साल बाद जब वे लौटे थे तो अब एक भद्र यात्री के वेश में और घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। यानी 5 साल पहले जब यात्रा की थी तो वहाँ पे उन्हें यात्रियों को या ऐसे लोगों को ठहरने करने के लिए भी सुविधाएं दी जाती थी। अब वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आया था तो इस कारण से उन्हें किसी घर में तो ना रहकर एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। यानी अब ये रहता है कि जब आप वहाँ जगह विशेष में जब जाते हैं तो ये लोगों की इच्छा पर या उनके मन की इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको वह किस तरीके से वहाँ पर आपसे क्या करेगा, आपसे मुखातिब होगा, आपसे वह मिलेगा। खासकर शाम के वक्त चंग पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं। यानी जैसे देखते हैं संध्या समय होते हैं, लोग जो पीने के आदी होते हैं तो वहाँ पे एक क्षण जो है उसको पीकर जो होते हैं वही अपना जो है गुजारा चला लेते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं खतरे की जगह क्योंकि पहाड़ी की यात्राएं यहाँ आरंभ हो रही है, पहाड़ी की यात्राएं चल रही है। तो सारी यात्राएं जो पहाड़ी की होती है वह सारी खतरनाक होती है, रोमांचक होती है।
अब देखें ये कितनी ऊंचाई पर कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तो कोई गांव गिराव नहीं होते हैं, क्योंकि पहाड़ी के रास्ता होता है। आप भी जैसे देखते हैं कि पहाड़ी पर जो रास्ते होते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो होता है गोलनुमा होती है, जब वो रास्ता उसका बनाया जाता है तो पहाड़ी के बीच में से तो होता नहीं है, तो उसके किनारे किनारे से रास्ता होता है, तब आप पहाड़ के ऊपरी सिरों तक पहुँच से जाते हैं। अब उस दौरान अगर कहीं समतल जगह होती है तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे गांव आपको या कस्बे दिखाई देते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ कोई गांव गिराव यानी कस्बा उन्हें दिखाई नहीं मिलता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता है। अब आगे ऊंचाइयों पर कहीं पर आपको नदियों के मोड़ भी मिलते हैं, पहाड़ी के कोने भी मिलते हैं, लेकिन इस के दौरान आपको कोई आदमी वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये यात्राएं जो होती है इस दौरान, तो आगे देखें कि खतरे के लिए और भी कारण हो जाता है कि डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। जैसा कि हम देखते थे कि सुनसान जगह जो होती है वो किसी खतरे से कम नहीं होती है, क्योंकि सुनसान जगहों में आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सी सकती है। तो ये जो होती है चोर लुटेरे डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि इस समय अगर वे किसी पर धावा बोले या किसी को लूटे तो कोई चिल्लाने वाला नहीं, कोई अपना भी बचाव करने वाला नहीं, कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं आता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता है, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पर ऐसे निर्जन स्थानों पर अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है या किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसका सुराग तो लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर न तो किसी के लिए रुकना सब संभव हो पाता है, न किसी को ढूंढ पाना, न किसी का पता लगा पाना, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी वहाँ पर सुविधाएं संभव नहीं हो पाती हैं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि एक हम देख रहे हैं बिल्कुल निर्जन स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसे देखने करने वाला नहीं है। तो इस कारण से क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो सरकार होती है, जो खुफिया विभाग होते हैं और जो पुलिस होती है, उस जगह क्षेत्रों पर इतना खर्चा नहीं कर पाती है। अगर किसी की हत्या, किसी की लाश मिले तो उस लाश के उस हत्यारे के बारे में बताने वाला कोई गवाह भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसा निर्जन स्थान है कि दूर दूर तक कोई आदमी नहीं मिलता, आदमी वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो गवाह की बात तो बहुत दूर की होती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर जो कानून की बात है, ये हथियार का कानून, कि जैसे हमारे देश में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हर तरीके के कानून बनाए गए हैं, तो हमारे यहाँ पे हथियारों के लिए भी कानून है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति विशेष को अपने निजी जीवन की अगर जीवन पर अगर संकट दिखाई देता है तो वह एक बंदूक ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और जितने जिसमें गोलियां रहती है, बुलेट रहती है, उसका हिसाब उसे रखना पड़ता है, यानी किसी को खर्च करने के बाद उसे सरकार को उसके बारे में बताना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो है इसको रखने का एक बिल्कुल नियम कायदा है। तो हमने देखा कि हमारे आम जन लोगों के पास ऐसे हथियार नाम से कोई चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं होती है। हम यहाँ पे या तो हमारे पुलिस वालों के पास या हमारे आर्मी पर्सन के पास या कुछ ऐसे लोगों के पास है जिन्हें अपनी जीवन का खतरा महसूस होता है, तो वो अपने घर में उसे एक अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कानून ना होने के कारण अधिकतर आदमियों के पास जो है बंदूक, पिस्तौल और लाठियों को लेकर फिरते हैं। डाकू यदि जात से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, यानी कि डाकू को भी डर लगता है अगर मैंने उसे नहीं मारा तो ये जाकर मेरी कई गांव में पोल ना खोद दे या किसी और को मेरे बारे में बताने दे। तो यानी वहाँ के डाकू होते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, भीरू यानी डरपोक होते हैं। डरपोक इसलिए बोल रहा हूँ, डरपोक इसलिए यहाँ पे जिक्र आ रहा है क्योंकि वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ के अधिकतर लोग उसे गांव से आसपास के मिलने वाले गाँवों में ही रहते हैं। अगर कोई किसी को बिना मारे छोड़ देता है और जब पुलिस अगर उसे पकड़ने जाए तो गांव विशेष में वह आमतौर पर उसे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र विशेष को छोड़कर भाग नहीं पाएगा, और इतनी पहाड़ी की ऊंचाई होने के कारण वह न तो निचले या किसी दूसरे देश या राज्यों में नहीं जा सकता है। वो ऐसी घटनाएं या वारदात करने के बाद अपने क्षेत्र विशेष में ही रहता है। इस कारण से वह पहले क्या करते हैं, अगले व्यक्ति की हत्या ही करना उचित समझते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार का डर न। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोनला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरतें देखते टोपी उतार जीप निकाल कुची कुची लगते।
क्योंकि वहाँ पर अभी सभी लोग जो है भीख मंगों पर दया करते थे। तो कुची कुची जो है वहाँ की भाषा में दया शब्द के लिए संबोधित किया जाता है, यानी हम पर दया कीजिए, और एक पैसा यानी भीख मांगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पेट पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित्रा से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे, यानी उसके जरिए हम क्या करेंगे, घोड़ों पर सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़कर ऊपर का रास्ता या आगे का रास्ता भी तय कर लेंगे। तो आगे जब है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलते हैं, यानी पहाड़ी रास्ता आगे का सफ़र तय करते हैं। डांडे से पहले एक जगह चाय पीते हैं और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचते हैं, यानी इतना समय उन्हें लग जाता है। हम समुद्र तल से अब 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे, जो कि एक सामान्यतः माना जाता है कि जो हमारा जो समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है, अब ये किस क्षेत्र के लिए कहाँ से मानी जाती है, तो जिस भी देश या क्षेत्र के जो पास का जो समुद्र होता है उसके तल से उस क्षेत्र की ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रशांत महासागर भी है, अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी, लेकिन जो क्षेत्र विशेष इन महासागरों के आसपास होगा, जैसे कि दक्षिण में हिंद महासागर भी है, तो हमारा निकटवर्ती जो समुद्र है वो हिंद महासागर है। तो हमारे अगर देश में अगर कहीं भी अगर किसी क्षेत्र विशेष की ऊंचाई नापते हैं तो हमारे निकटवर्ती जो समुद्र है उसकी गहराई से उसकी ऊंचाई को नापा जाता है। और ये अधिकतर आपको अगर जानकारी अगर चाहिए होती है कि हमारा क्षेत्र विशेष जो है कि हमारा क्षेत्र जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये आपको जो अपने निकटवर्ती जो रेलवे स्टेशन होते हैं इनके जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी निचली दीवारों पर इनकी ऊंचाई को लिखा जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि चाहे सड़कें होती हैं वो काफ़ी ऊंचाई नीचाई पर होती है, लेकिन जो रेलवे का यानी रेल का जो पटरियाँ होती है वह समपार होती है, समतल होती है। अब उसके लिए कई बार पुल भी बनाए जा सकते हैं, कई बार पहाड़ों को भी काटा जाता है, लेकिन उसकी कभी ऊंचाई नीचाई नहीं की जाती, यानी वो समतल जगह रहती है। इस कारण से जो भी रेलवे प्लेटफॉर्म रहते हैं उनके किनारों पे उनकी प्लेटफॉर्म पर उस क्षेत्र की ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम देखें, हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब ये देखिए श्वेत शिखर कौन से होते हैं। श्वेत शिखर का मतलब है यहाँ पे हिमालय की हम यात्रा कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिमालय पर क्या घिरी रहती है, हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो श्वेत शिखर यानी शिखर पर क्या पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है। इस कारण जो शिखर किसके समान, श्वेत शिखर के समान से प्रतीत होते हैं। बीटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर कोई किसी तरह की बर्फ नहीं थी, न किसी तरफ की हरियाली। वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न वहाँ तरफ की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती है, यानी इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद हम जो है वहाँ की यात्रा विशेष में पढ़ रहे हैं, और हमें यात्रा में जो दिखने वाली चीज़ें जो हमें सामने आ रही है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आगे की यात्रा को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।